नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली एक बालक की है जिसका उम्र है 13 वर्ष और 8 माह। इन्होंने अपने बच्चे की कुंडली अध्ययन कराने के लिए मुझे शुल्क दिया है, यानी कि मुझे पैसा दिया है इस कुंडली का अध्ययन करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि संपूर्ण रूप से कुंडली का अध्ययन मुझे चाहिए। कुछ प्रश्न भी हैं इनके, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया कुंडली है और बहुत सारी चीजें बताऊंगा और आपको इसमें बहुत कुछ चीजें जानने को भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम चले आते हैं जन्म तारीख पे। तो बच्चे का नाम है वेदांत और जन्म की तारीख है 24 अप्रैल 2009 रात को 10:31। कहां पे? तो बहारिया करके एक जगह है यूपी में, वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, वहां इनका बच्चे का जन्म हुआ है। उम्र है 13 वर्ष 8 माह और कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन बच्चे का जन्म हुआ है। दिन शुक्रवार है, पाया स्वर्ण है, योनि अश्व है, देव गण का बच्चा है, धनु राशि है, धनु लग्न है, मीन राशि है और अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है बच्चे का। और शुभ अंक बच्चे के लिए जो बनेगा 2, 7 और 9 है और शुभ दिन है गुरुवार। शुभ अंक है 4 और 8। शुभ वर्ष है 14, 23, 32, 41 और 50 वर्ष। ये बच्चे के लिए शुभ वर्ष है। मित्र राशियां कौन कौन सी हैं? तो मिथुन राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये मित्र राशि है। अब इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, जरा समझिए। राशियों की विवाह करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि मित्र राशि में यदि विवाह होता है तो विवाह बहुत सफल होता है। तो यहां यदि मित्र राशि पता है तो उस समय इसका लाभ आप उठा सकते हैं। साथ ही जो है भाग्यशाली धातु है स्वर्ण और शुभ लग्न है कर्क, धनु, कुंभ और तुला। ये शुभ लग्न है, इसका भी ध्यान रखेंगे तो ज्यादा लाभ होता है, फायदा होता है। अब चले आते हैं, मैं इनके कुंडली की तरफ चले आते हैं। तो ये कुंडली जो है धनु लग्न की कुंडली है। तो धनु लग्न के लोग होते कैसे, जरा पहले समझिए। तो धनु एक टारगेट ओरिएंटेड राशि है। इनका जन्म ही लक्ष्य भेदने के लिए हुआ है और ऐसे व्यक्ति यदि किसी लक्ष्य को साध लें तो वो काम करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि धनु राशि का जो सिंबल है वो कैसा है? आधा मनुष्य और आधा घोड़ा, हाथ में तीर कमान लिए हुए, बिल्कुल तीर खींचे हुए। तो ऐसे व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड होते हैं और जिस चीज को ये लक्ष्य बना ले उसमें निस्संदेह सफलता प्राप्त करते हैं। राशि क्या बनती है? तो राशि बनती है इनकी धनु राशि, क्षमा कीजिए, राशि बनती है इनकी मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। अब अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व का जो है लग्न, दोनों ही अग्नि तत्व का है, तो कुंडली में अग्नि तत्व की प्रधानता यहां बढ़ जाएगी और ये बहुत अच्छा है। लग्नेश और राशिस दोनों मित्र हैं। धनु लग्न और मेष राशि का होने की वजह से ये बच्चा जो है थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का हो सकता है। ऐसे भी धनु लग्न के जो लोग होते हैं सत्यवादी होते हैं, सत्यवक्ता होते हैं और मुंह पे ही जवाब दे देते हैं किसी भी बात का, क्योंकि किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये राशि है, तो किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपने बॉस तक को भी जवाब बिल्कुल मुंह पे देते हैं और इसीलिए समाज में कई बार अप्रिय हो जाते हैं। लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि बड़ा ही मुंहफट प्रवृत्ति का है। लेकिन होते ईमानदार हैं, होते अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, बस जुबान से थोड़े से कठोर होते हैं। अब लग्न का मान कितना है, सबसे पहले ये देखिए। तो लग्न का मान यहाँ पे 1 डिग्री है और लग्नेश बृहस्पति यहाँ पे 29 डिग्री पे धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। लग्न इनका मूल नक्षत्र में बैठा है, केतु के नक्षत्र में बैठा है और इनका जो बृहस्पति है वो धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। कितने? तो 29 डिग्री पे। 1 डिग्री पे लग्न जो है वो विषम राशि में कैसा है? बाल अवस्था में। और लग्नेश जो है बृहस्पति वो कितने डिग्री बैठे हैं? 29 डिग्री पे। कौन सी राशि में? शम राशि में बैठे हैं। तो कैसे होंगे? मृतक अवस्था में। यानी लग्न और लग्नेश दोनों के पास बलाबल नहीं है। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि जिंदगी में व्यक्ति कितनी ऊंचा ही हासिल करेगा, ये लग्न और लग्नेश ही
बताते हैं। तो यहाँ लग्न और लग्नेश दोनों ही कमजोर हैं। बृहस्पति लग्नेश के कुंडली के द्वितीय भाव बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन चलित चक्र में वो कुंडली के पराक्रम भाव का फल दे रहे हैं। राहु से युति बना के बैठे हैं, गुरु चांडाल दोष बना के बैठे हैं और डिग्री बहुत कम है। और यहाँ पे राहु जो है 10 डिग्री पे है और बृहस्पति 29 डिग्री पे है, तो डिग्रियों में काफी अंतर है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी गुरु चंडाल दोष का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब बृहस्पति द्वितीय भाव में नीच के बैठे हैं, क्या करेंगे? तो एक तो लग्न और लग्नेश दोनों कमजोर हो गया और लग्नेश जो है वो नीच राशि में जाकर के बैठ गए। ये नेगेटिव पॉइंट है। ये जातक को कहीं ना कहीं ऊंचाई हासिल करने में, अपने आप को प्रूफ करने में समस्या देगा। हालांकि फल पराक्रम का दे रहे हैं, तो जातक का व्यक्तित्व जो है वो पराक्रम का फल दे रहा है। यानी ऐसा व्यक्ति जितना पराक्रम करेगा जिंदगी में उतना ही ऊंचाई हासिल करेगा। लेकिन गुरु चंडाल दोष भी है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। अब चले जाते हैं इस कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरे ग्रह हैं वो है मंगल देव। अब मंगल देव यहाँ पे कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। कुंडली में चौथे भाव में बैठे हैं। आप यहां से जोड़ेंगे चंद्रमा से, तो चंद्रमा से 12वें भाव में है और लग्न से चौथे भाव में है। तो यहां पे जातक को ये मांगलिक बना देते हैं। जातक चंद्र और लग्न ये दोनों कुंडली से जातक जो है वो क्या है? मांगलिक है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठा है, ये बहुत अच्छा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चौथे भाव में मंगल बैठ के जातक को भूमि, वाहन, मकान, हर प्रकार का सुख जातक को देंगे, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं और चौथे भाव बैठेंगे तो लाभ देंगे। हालांकि यहाँ पे ये दिग्बल से हीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मित्र राशि में बैठे हैं, ये बहुत लाभदायक होगा, बहुत अच्छा होगा। चौथे भाव बैठे हैं, जातकों को मांगलिक बनाएंगे, तो विवाह करते वक्त विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चौथे दृष्टि से मंगल कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्या लेके आएंगे, पति पत्नी में मतभेद की स्थिति बनेगी। सातवीं दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे, जातक के कार्य क्षेत्र में उन्नति देंगे, जातक का कार्य व्यवसाय जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। और अपनी आठवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, जातक जीवन भर अच्छा लाभ अर्जित करता रहेगा। ये बहुत अच्छा है। अब अगला जो मुख्य ग्रह इस कुंडली में बनता है वो बनते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव यहाँ पे कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, क्योंकि लग्न भी त्रिकोण में आता है, पंचम और ये नवम त्रिकोण में आता है। तो त्रिकोण के स्वामी होकर के और त्रिकोण भाव में जाकर के कैसे बैठे हैं? उच्च के बैठे हैं। कितने अंशों बैठे हैं सूर्य? 10 अंशों पे बैठे हैं, यानी कि परमोच्च स्थिति में सूर्य यहाँ पे है। कुंडली में सारे ग्रह खराब हो, लेकिन यदि सूर्य एक मजबूत है यहाँ पे कुंडली में, तो सारे ग्रहों के दोषों का समन कर देते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्य यहाँ पे जो उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसा जातक बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानवान और उच्च सरकारी पद हासिल करने वाला होता है, उच्च सरकारी पद पे आसीन होता है ऐसा व्यक्ति, ये बहुत श्रेष्ठ है। तो सरकारी नौकरी के लिए यदि ये बालक प्रयत्नशील रहे तो निस्संदेह उच्च पद हासिल करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे ज्ञान भाव में उच्च के बैठे हैं। ऐसा जातक अपने ज्ञान से ही, क्योंकि लाभ पे दृष्टि पड़ेगी, हालांकि निज दृष्टि है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रह जो है अपने उच्च राशि में बैठा है, तो दृष्टि लाभ भाव पे डाल करके जातक को श्रेष्ठ लाभ जीवन में दिलाएगा और ऐसा जातक श्रेष्ठ लाभ जीवन में अर्जित करेगा। ये बहुत ही अच्छा है। और सूर्य के घर में, मंगल के घर में सूर्य बैठे हैं, तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, ये सोने पे सुहागा, अति मित्र हो गए, अति मित्र हो गए, तो इनका श्रेष्ठ फल जातक आसानी से ले लेगा और बहुत ही अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस कुंडली में शनिदेव द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं, यानी कि धन और पराक्रम का। हालांकि दोनों ही भाव मारक है, द्वितीय भाव भी जो है मारक है और तृतीय भाव भी मारक है, लेकिन इस कुंडली में शनिदेव समस्त भूमिका निभाते हैं अपने। बृहस्पति से ना इनकी मित्रता है ना शत्रुता है, समग्रह है, इसलिए बृहस्पति ने इनको 2 समभाव दिए हैं। शनिदेव कहां बैठे हैं? तो कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव में जब पापक ग्रह बैठते हैं तो भाग्य भाव के प्रभाव को कम कर देते हैं, लेकिन अपना संपूर्ण प्रभाव वो देते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है। तीनों त्रिकोणों में सबसे मजबूत ये जो है कुंडली का 9वां भाव है, ये बहुत अच्छा है। धन के स्वामी होकर कुंडली के भाग्य में बैठे हैं, जातक के भाग्य में धन, और पराक्रम के स्वामी होकर के 9वें भाव में बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक को पराक्रमी बनाएंगे। अपने तीसरी दृष्टि से कुंडली के
जो आय भाव को देखेंगे, शिष्य जीवन में जातक आय भी अर्जित करने वाला होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सूर्य से तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं, थोड़ी परेशानियों के बाद आय देंगे, लेकिन जातक के जीवन में आय की स्थितियां बनी रहेगी। जातक अपने पराक्रम से जो है वो अच्छा आय प्राप्त करने लगेगा, जातक पराक्रमी होगा। साथ ही 10वीं दृष्टि पड़ी कुंडली के छठे भाव पे बुध पे, तो बुध पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, स्किन प्रॉब्लम देते हैं, चर्म रोग की समस्या जातक को देते हैं। बुध के ऊपर पड़ेगी तो कई बार जातक को वाणी संबंधित समस्या भी होती है, क्योंकि द्वितीय भाव में पहले से राहु बैठे हुए हैं। लेकिन वाणी के कारक जो है बुध है और वो कुंडली के सप्तम छठे भाव में बैठे हैं। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में आपको भूलना नहीं है कि यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है, जो बुध की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो बुध छठे भाव में बैठ करके बहुत ज्यादा खराब फल प्रदान नहीं करेंगे। आगे इसकी चर्चा मैं करता हूं आपसे। दृष्टि डालेंगे छठे भाव पे, रोग, ऋण और रिपु इन तीनों से रक्षा करेंगे, क्योंकि छठे भाव में शनिदेव को कारकत्व प्रदान है, छठे भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन शनि के दृष्टि में विच्छेद है, तो बुध जो है वो सप्तम पति और कुंडली में दसम पति है और बैठे कुंडली के छठे भाव में है। तो कहीं ना कहीं जातक को व्यापार और दाम्पत्य ये दोनों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आगे इस पे और विषय हम चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे कुंडली में सप्तम और दो केंद्र भाव के स्वामी है, बैठे कुंडली के छठे भाव में। तो कई बार जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना या जीवन साथी से मतभेद होना, परेशानी होना आता है। क्योंकि यहाँ पे मैं संपूर्ण रूप से देख पा रहा हूं वो चीज कि शनि की दृष्टि का बुध पे पड़ना, मंगल की दृष्टि का कुंडली के चौथे भाव पे पड़ना और सप्तम पति का अपने से एक घर पीछे आके बैठना, ये परेशानियों का कारण बनेगा। राहु की भी पांचवी दृष्टि बुध पे पड़ती है, तो जातक को दाम्पत्य से संबंधित समस्या और चर्म रोग की समस्या सता सकती है, सावधान और सतर्क रहना चाहिए। लेकिन बृहस्पति की भी दृष्टि है यहाँ पे कुंडली के छठे भाव में, तो कई बार बृहस्पति कुंडली के जब 6 और 8 से संबंध बनाते हैं, जो जातक को पेट की समस्या देते हैं। तो ऐसे में जातक को कॉन्स्टिपेशन या पेट में जो है एसिडिटी, गैस की समस्या भी होना संभव है और ऐसा हो सकता है। तो सावधान रहने की यहाँ पे आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध की। तो बुध की बात मैंने आपको बुध की बता दिया। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यहाँ कुंडली में, कुंडली के चौथे भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, मालव्य महापुरुष योग बना करके। हालांकि इस कुंडली में शुक्र कारक होते नहीं है, छठे भाव के स्वामी होते हैं और आय भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन कुंडली के चौथे भाव में मालव्य महापुरुष योग बना के बैठे हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक को भूमि, वाहन, मकान, बढ़िया गाड़ी, लग्जरी वो देंगे। क्यों? क्योंकि जातक का आय ही सुखों में बैठा है, तो जातक अपने श्रेष्ठ आय से सुखों की प्राप्ति करने वाला होगा। लेकिन वो छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो माँ के घर में बैठे हैं, तो कई बार माँ के स्वास्थ्य में परेशानी देना, क्योंकि मंगल भी बैठे हैं और माँ से कई बार जो है वो मतभेद की स्थिति भी लेके आते हैं। लेकिन ठीक है, उतना खराब नहीं करेंगे, ठीक ठाक फल देंगे, क्योंकि जिसके राशि में बैठे हैं बृहस्पति के साथ तत्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, ये ठीक है। हालांकि दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं, लेकिन तत्कालिक मित्रता में बैठे हैं तो समभावस्थ देंगे फल आपको, यानी कि ठीक ठाक फल यहां पे शुक्र देंगे। अब यहां पे एक मुख्य विषय है जिसपे मैं बृहद चर्चा करना चाहूंगा आपसे। शुक्र का उच्च का बैठना और बच्चे को शुक्र की महादशा का चलना कब तक? तो 2033 तक। बालक अभी 13 वर्ष का है और अभी 2023 ही है, तो लगभग पूरा समय उस शुक्र की महादशा में काटेगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है। शुक्र उच्च के बैठे हैं, जातक को ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे में जातक को और जातक के माता पिता को, दोनों को एक चीज में सतर्कता बरतनी चाहिए। क्योंकि जब भी शुक्र उच्च के बैठे, मंगल के साथ बैठे, तो जातक लव अफेयर्स में बहुत जल्दी फंस जाता है और ऐसे जातक की फिर पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है वो चीज का, और कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक जो है लगता है भोग करने, क्योंकि उस पर धन आएगा तो भोग करेगा, और जब भोग करेगा तो शुक्र छठे भाव के स्वामी है, वो रोग भी देंगे। तो सावधान रहना है। ये नहीं कि जब अच्छी नौकरी मिल जाए या बढ़िया कुछ पद पे चले जाए, तो यदि ज्यादा भोग विलास में यदि समय व्यतीत करेंगे तो रोग होना बिल्कुल लाजमी है, रोग होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। तो शुक्र मंगल की युति अच्छी नहीं कहूंगा मैं, ये दाम्पत्य जीवन में, विवाह के बाद भी कहीं ना कहीं जो है संबंधों को बनाने वाला रहेगा, और जातक को अपने चरित्र को कस के पकड़ के रखना पड़ेगा। नहीं तो जातक चरित्र से यदि विमुख होगा तो जातक का पतन हो जाएगा, जातक जो है वो परेशान रहेगा। क्योंकि विवाहिक जीवन में समस्या मैंने आपको बताया ही है, तो जातक यदि उस चीज से, यदि यहां से दाम्पत्य में समस्या आएगी तो उसका मन भटकेगा, और जाहिर सी बात चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं
चंद्रमा कैसे, तो अस्त होके बैठे हैं, तो अस्त होके बैठे हैं, अमावस के चंद्रमा है, तो जातक के मन को भटकाएंगे। तो जातक जब मन भटकेगा तो जातक गलत कार्यों में लिप्त हो जाएगा और दाम्पत्य भी खराब होगा और जातक का धन भी गलत कार्यों में व्यय हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या उपाय करना है आगे चर्चा हम करेंगे। यहां पे अष्टम भाव में के स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, बैठे कुंडली के पंचम भाव में है। अष्टम पति का पंचम में बैठना, शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक को मृतक संतान होता है या संतान को लेकर समस्या होती है, क्योंकि सूर्य भी पंचम भाव में बैठे हैं। तो कई बार में ऐसे जातक की पत्नी का गर्भपात इत्यादि होने की संभावना यहाँ पे होती है, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है और चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है इस कुंडली में। तो ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अष्टम भाव जो है वो गंभीर अध्ययन का है, गुप्त अध्ययन का है, ये हिडन हाउस है, छुपा हुआ भाव है, रहस्यों का भाव है। जातक के जो गुण अध्ययन का विषय, गुण अध्ययन यदि जातक करे किसी विषय पे, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम पति का कुंडली के ज्ञान भाव में जाके बैठना और नवम भाव से उच्च शिक्षा का हम विचार करते हैं, तो उच्च शिक्षा के स्वामी का जो स्वामी है सूर्य, उनका उच्च राशि में जाके परमोच्च स्थिति में जाके बैठना ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक किसी गंभीर विषय पर अध्ययन करने वाला होता है और ऐसे में जातक किसी विशेष विषय पर अध्ययन करके और उसमें महारत भी हासिल करने वाला होता है। ये बहुत बढ़िया है। केतु कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ बैठे हुए हैं। केतु का अष्टम भाव में बैठना बहुत परेशान तो नहीं कहूंगा मैं करने वाला, क्योंकि यहाँ केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं, एक समस्या देते हैं, दुर्घटना, चोट चपेट इत्यादि समस्या देते हैं, लेकिन आकस्मिक धन भी देते हैं जातक को। अचानक जातक को कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता रहता है। चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, फिर भी कफ कोल्ड की समस्या जातक को थोड़ी परेशान कर सकती है। जो सर्दी और गर्मी बहुत जल्दी जातक को ऐसे लगता है, तो कफ कोल्ड की समस्या जातक को, शीत जन्य रोग यदि मैं कहूं तो ज्यादा उचित होगा। ऐसे में जातक को शीत जन्य रोग होने की समस्या ज्यादा रहती है, तो इस विषय पे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी अष्टम भाव हमारे गुदा का भाव है, तो अष्टम भाव में बैठ करके केतु कई बार बवासीर और पाइल्स इत्यादि की समस्या भी यहाँ पे देते हैं। हालांकि चंद्रमा से जो है तात्कालिक मित्रता में है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या होने का फिर भी यहाँ पे डर रहेगा। केतु कुंडली के दूसरे भाव बैठे हैं, मैं आपको बताया वाणी का भाव है, दूसरे भाव में बैठे हैं केतु राहु। वहां पे क्या करेंगे, जातक के वाणी को उग्र करेंगे और जातक ऐसे भी अग्नि तत्व का लग्न और अग्नि तत्व की राशि है, जो जातक अपनी उग्र वाणी बोलने वाला होगा और उग्र वाणी बोल के ही कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का सामना उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि से तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं, शनि से तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं राहु। तो जातक को अपनी वाणी पे ध्यान रखना चाहिए, गलत कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव में राहु बैठ करके जातक को व्यसनों में डाल देते हैं। कई बार जातक मांसाहार, मद्यपान इत्यादि भी करने लगता है यहाँ पे। और ऐसे भी शुक्र की दशा चल रही है, तो सतर्क होने की यहाँ पे बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यदि जातक अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को थोड़ा सा भी यदि संभाल के रखेगा तो निस्संदेह उसको सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन यदि वो इस चीज से, अपने चरित्र से मुख यदि हो जाए, तो जीवन में सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ वो अपना बर्बाद करने वाला अपने हाथों से ही होगा। अब इस पे डिपेंड करता है कि परिवार का माहौल कैसा है, क्योंकि कुंडली में कुछ दोष यदि है भी, लेकिन यदि आपके परिवार का जो माहौल है वो अच्छा है, आपने अपने बच्चों को यदि शुरू से ही सदमार्ग का राह दिखाया है और उचित राह पे चलने की यदि नसीहत आपने अपने बच्चों को दी है, तो निस्संदेह आपका बच्चा इन चीजों से दूर रहेगा। भगवान की पूजा पाठ करने का अर्थ यही होता है कि भगवान जो है, जो नारायण है, वो क्या करते हैं, गलत कार्यों से हमें बचा लेते हैं। गलत मार्ग पर मनुष्य जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से उसको वापस वो खींच के ले आते हैं और जातक अपने उन्नति कर जाता है। तो घर का यदि माहौल इत्यादि बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जातक के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे अस्त होकर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मन को कभी कभी अशांत करेंगे, लेकिन सूर्य उच्च के बैठे हैं, सूर्य आत्मबल है, और सूर्य यदि मजबूत है तो जातक जो है उसका आत्मबल मजबूत होगा और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। तो ये तो था ग्रहों का प्लेसमेंट, मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक और बात बता दूं, केतु यहाँ अष्टम में बैठ के कुंडली के विदेश भाव को देखेंगे। जातक यदि विदेश जाने का इच्छुक है, जा सकता है, निस्संदेह उसको वहां पे लाभ होगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। यहां से वो धन भाव को देखेंगे, मैंने आपको बताया आकाश में धन देते हैं, और यहां से चौथे भाव को देखेंगे, तब भी बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि शुक्र को देखेंगे, मंगल को देखेंगे तो
चोट चपेट इत्यादि जातक को सावधान रहना चाहिए। मंगल पे जब भी केतु राहु या शनि की दृष्टि पड़े तो जातक को दुर्घटना होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो यहाँ पे सावधान रहने की थोड़ी सी आवश्यकता है, यहाँ पे सतर्क रखने की आवश्यकता थोड़ी सी है जातक को। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे हम चलते हैं। इनके प्रश्न क्या हैं? तो सबसे पहले मैं एक बार दशाओं के बारे में चर्चा कर लूं कि जातक का जन्म केतु की दशा में हुआ, उसके बाद जो है शुक्र की दशा चलेगी, और शुक्र की दशा के बाद में राहु को सूर्य की दशा चलेगी 2033 के बाद में। और सूर्य जो है वो चंद्रमा की होरा में बैठे हैं। यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा की होरा में यदि बैठे तो उसकी महादशा अच्छी जाएगी। आप देश काल कुंडली को खोल के देखिए, क्षमा कीजिए, होरा कुंडली को खोल के देखिए, जो षोडश वर्ग की कुंडलियों में D2 चार्ट जो है उसको खोल के देखिए। यदि सूर्य की होरा में कोई भी ग्रह बैठा है तो अच्छा फल आपको प्रदान करेगा। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो चंद्र की होरा बैठे हैं, अच्छा फल प्रदान करेंगे। शुक्र की दशा जो है मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई समस्या नहीं होगी। अब इनका प्रश्न क्या है एक वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले किस अक्षर से नाम रखें? तो मैंने बताया है कि जन्म के राशि से नवम पंचम, तो यहां से 1 2 3 4 5 या तो सिंह राशि से 6 7 8 9 और या तो फिर धनु राशि से ही नाम यदि रखें तो ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी के योग हैं क्या? तो मैंने आपको बताया कि सूर्य उच्च के बैठे हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर के ज्ञान भाव में बैठे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। सरकारी नौकरी के पूरे चांसेस कुंडली में है। यदि जातक प्रयत्नशील रहे तो निस्संदेह सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, उच्च पदस्थ नौकरी प्राप्त करेगा यदि जातक प्रयत्नशील रहे तो। अगला प्रश्न है इनका कि कौन से विषय की पढ़ाई करें? बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का चौथा भाव ये दोनों ही शिक्षा को दिखाते हैं। यहां पे मंगल का बैठना और यहां पे सूर्य का बैठना और बुध का जो है वो कृतिका नक्षत्र में यानी कि सूर्य के नक्षत्र में जाकर बैठना, जातक को साइंस की पढ़ाई यदि जातक करे, यदि टेक्निकल एजुकेशन जातक यदि ले तो ये सर्वश्रेष्ठ है, ये बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न क्या है सुनिए। अगला प्रश्न है कि साइंटिस्ट बन सकता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपको देखना चाहिए एक ज्योतिषी होने के नाते। मैंने आपको बताया कि जो अष्टम भाव है वो खोज का है, गूढ़ अध्ययन का है। अब इसके स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आके बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो शिक्षा के पंचम भाव शिक्षा को हम देखते हैं। हाँ, जातक यदि साइंटिस्ट बनना चाहे तो निस्संदेह बन सकता है। क्यों? क्योंकि खोज का स्वामी जो है शिक्षा के भाव में बैठा है, उच्च के सूर्य के साथ बैठा है और सूर्य से अस्त है। जब कोई ग्रह जो है वो सूर्य से यदि अस्त हो तो सूर्य के समान ही प्रभाव देने वाला होता है। तो चंद्रमा जो है वो सूर्य के समान प्रभाव देंगे। तो सूर्य उच्च के बैठे हैं, उच्च शिक्षा भाव के स्वामी है, तो जातक निस्संदेह यदि प्रयत्नशील रहे तो यहाँ पे साइंटिस्ट की पढ़ाई भी जातक कर सकता है या साइंटिस्ट बन सकता है, ये बहुत श्रेष्ठ है। अगला, आंखों में चश्मा लगा है, हट जाएगा क्या? अब आंखों में चश्मा क्यों लग गया, क्या समझिए। क्योंकि यहाँ पे ये पुरुष की कुंडली है तो ये पुरुष का दाहिना आंख है, तो दाहिने आंख वाले भाव में राहु बैठे हैं और नीच के बृहस्पति भी बैठे हैं, तो जातक को आंखों में कहीं ना कहीं उन्होंने समस्या दिया। और सूर्य जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं यानी केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है और केतु की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे है और कुंडली के पांचवें भाव पे है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों भाव पे जो है वो केतु की दृष्टि है। तो जातक को आंखों की समस्या यहां पे हुई। उपाय मैं आपको बताता हूं। एक बार नवमांश कुंडली की तरफ चलते हैं कि यहां ग्रहों की क्या स्थिति है। तो यहां पे देखिए बृहस्पति जो है यहां पे कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं और सूर्य जो है कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। चंद्रमा उच्च के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। सप्तम भाव में शनि केतु बैठे हैं जो दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं समस्या में दिखा रहे हैं। और भाग्य भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, थोड़ी बहुत अपने फलों में कमी लेके आएंगे लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ऐसे भी मैंने इस कुंडली में सिर्फ एक ही बात को मैं कहूंगा, क्या? दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखना है। जातक को अपने दाम्पत्य जीवन पे विशेष ध्यान रखना है, कुंडली मिला के विवाह करना है, नहीं तो वैवाहिक जीवन यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। बृहस्पति मैंने आपको बताया धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल ठीक ठाक बैठे हैं, अच्छा फल प्रदान करेंगे। और सूर्य अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य जो है वो खराब नक्षत्र में बैठे हैं क्योंकि इस लगन में राहु और केतु का विशेष कोई रोल नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पे जातक को देंगे, इसलिए कहीं ना कहीं नेत्रजन्य रोग जातक को है। और यहाँ पे जो मुख्य ग्रह जो मंगल जो है वो
उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के स्तर बैठे हैं, शनि के स्तर में मंगल का बैठना अच्छा नहीं है, तो जातक को चोट चपेट दुर्घटना भी देते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, यदि उपाय करेंगे तो लाभ होगा। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले सूर्य का रत्न माणिक्य जातक को पहनना चाहिए, सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए, नित्य सूर्य भगवान को प्रातःकाल 1 लोटा तांबे के लोटे से अर्घ प्रदान यानी जल प्रदान करना चाहिए लाल पुष्प डाल के, और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का नित्य 108 बार या ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भूले से भी सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है धनु लग्न में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और यदि जातक सूर्योदय के बाद यदि सोएगा तो जातक का भाग्य भी उसके साथ सोया रहेगा। तो सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए और सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी यदि करे तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। यानी सूर्य को बलवान बनाए तो सारा का सारा कुंडली अपने आप बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा। मंगल के लिए, चूंकि मंगल शनि के स्तर में बैठे हैं और केतु से दृष्ट हैं, तो मंगल के लिए मैं कहूंगा एक मूंगा यदि पहने जातक तो अच्छा रहेगा। तो मंगल के लिए मूंगा धारण करें, वो भी अच्छा रहेगा। और बृहस्पति के लिए जो है 5 मुखी रुद्राक्ष यहाँ पे पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बृहस्पति के लिए पहनिए, लाभ होगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो हनुमान जी उनके अधिष्ठाता देवता हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नित्य हनुमान जी के दर्शन कीजिए, इससे भी मंगल मजबूत होंगे और मंगल का संपूर्ण लाभ आप प्राप्त कर लेंगे। हनुमान जी की आराधना कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, इससे फायदा होगा। और बृहस्पति को ठीक करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष और किसी मंदिर में नित्य दर्शन करने से भी बृहस्पति अपने आप अच्छे होते जाते हैं। ब्राह्मणों की और जो गुरुओं की सेवा कीजिए, उनको कभी गलत मत कहिए, तो बृहस्पति जो है और खराब होते चले जाते हैं। माथे पे केसर का तिलक लगाइए, इससे बृहस्पति अच्छे होते हैं। तो ये सारे उपाय कीजिए, निसंदेह आपको अच्छा फल प्रदान होगा। शुक्र की महादशा में चल रहे हैं, पढ़ने वाला बच्चा है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी शुक्र की महादशा में है तो कम से कम 28 बार संध्या काल में शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्रान्वित मंत्र का जाप करने से भी शुक्र का लाभ संपूर्ण रूप से जातकों को प्राप्त होते रहेगा। तो ये कुंडली अच्छी है, क्योंकि इसमें सबसे मुख्य ग्रह जो है भाग्य भाव के स्वामी उच्च के बैठे हैं। निसंदेह जातक सफलता की ओर जाएगा और सफलता प्राप्त कर लेगा। जो उपाय बताए उसको करते रहिए। तो यकीन है आज जो कुंडली विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आप कह सकते हैं, और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। और आप भी यदि अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं मुझसे, तो मुझसे व्यक्तिगत मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।